मिर्ज़ा गालिब, ये नाम हम सब ने सुना है ना? पर क्या हम सच में उन्हें जानते हैं? आज चलिए उनकी शायरी और जिंदगी की उन परतों को खोलते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रह जाती हैं। और यही सवाल इस पूरी बातचीत की जड़ है। आखिर ऐसा क्या है कि गालिब आज भी एक पहेली बने हुए हैं? शायद इसका जवाब ये है कि उनके कलाम में, उनकी शायरी में हर किसी को एक अलग ही गालिब मिलता है। किसी को फिलॉसफी दिखती है, किसी को इश्क का दर्द, तो किसी को जिंदगी की कड़वी सच्चाई। और ये जो इतनी सारी अलग अलग तस्वीरें हैं ना, यही मिलकर उनकी एक पूरी तस्वीर कभी बनने ही नहीं देती। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक तरफ तो वो एक गहरे फलसफी हैं, दूसरी तरफ एक मजाकिया जुआरी। एक तरफ बादशाह के पसंदीदा शायर, तो दूसरी तरफ हमेशा कर्ज में डूबे हुए। सवाल तो यही उठता है ना कि एक ही इंसान इतना महान और साथ ही इतनी खामियों से भरा आखिर कैसे हो सकता है? तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो उन्हें वाकई सबसे अलग बनाती थी, उनका ज़हन। एक ऐसा दिमाग जो अपने वक्त में नहीं बल्कि आने वाले जमाने में जी रहा था। ये एक शेर मानो उनकी पूरी शख्सियत को बस एक लाइन में बयान कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये उनके मशहूर दीवान का हिस्सा है ही नहीं। ये उनके उस कलाम का हिस्सा है जिसे उन्होंने खुद रद्द कर दिया था। वो जानते थे, उन्हें पता था कि उनकी असली कद्र करने वाले, उनकी बातों की गहराई को समझने वाले लोग भविष्य में ही पैदा होंगे। सोचिए तो जरा, ये कैसा आत्मविश्वास था जो अपने समय से इतना आगे देख रहा था। उनकी फिलॉसफी को अगर समझना है ना, तो इसे एक लफ्ज को समझना होगा, यास। और देखिए, इससे सिर्फ उदासी या सैडनेस समझ लेना बहुत बड़ी गलती होगी। जरा सोच कर देखिए कि इस पूरी कायनात की, इस यूनिवर्स की डिफॉल्ट सेटिंग ही नाउमीदी है, होपलेसनेस है। गालिब के लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी और अटल हकीकत थी। गालिब का जो परफेक्शनिज्म था वो एक अलग ही लेवल का था। मतलब वो अपने काम में कोई कमी किसी और को निकालने का मौका ही नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो खुद ही अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन गए। अपने कितने ही बेहतरीन शेर उन्होंने ये कहकर रद्द कर दिए कि भाई ये मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। पर जरा सोचिए, क्या पता उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस वही हो जिसे उन्होंने खुद रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो ठीक है, हमने उस ज़हीन शायर को तो देख लिया। अब चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस इंसान से मिलते हैं जो हर रोज अपनी अना यानी अपनी ईगो और अपनी मुश्किलों से लड़ता था। ये किस्सा उनकी अनापरस्ती यानी उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का शायद सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, इंसान कर्ज में डूबा हुआ है, नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कॉलेज का अंग्रेज प्रिंसिपल उन्हें लेने दरवाजे तक नहीं आया, वो नौकरी ठुकराकर वापस आ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ गुरूर था या फिर अपनी कीमत पर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक अटूट विश्वास था? लेकिन उनके इस मशहूर ईगो के पीछे एक बहुत बहुत गहरा दर्द भी छिपा हुआ था। गालिब के 7 बच्चे हुए और सातों के सातों बचपन में ही गुजर गए। बस एक पल के लिए सोचिए कि उस बात के दिल पर क्या बीती होगी। ये वो दर्द था जिसने उनकी शायरी और उनकी जिंदगी पर एक ऐसी परछाई डाल दी जो कभी मिटी ही नहीं। और हाँ, उनकी हाजिर जवाबी, अरे वो तो किस्सों में मशहूर है। ये उनका वो हथियार था जिसे वो सबसे मुश्किल हालात में भी इस्तेमाल करते थे। सोचिए, जेल जाने की नौबत आ गई है, लेकिन गालिब का जो विटी अंदाज था वो तब भी वैसा का वैसा ही था। पर गालिब को सिर्फ एक शायर समझना भी अधूरी बात होगी। वो इतिहास के एक चश्मदीद गवाह थे, एक ऐसे गवाह जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक पूरी दुनिया, एक पूरी तहजीब को बिखरते हुए देखा। उनकी जिंदगी को देखें तो लगता है कि वो 3 बड़े तूफानों के बीच से गुजरी। पहला तूफान था दम तोड़ती हुई मुगल सल्तनत का। दूसरा 1857 का वो गदर जिसने दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और तीसरा अंग्रेजी हुकूमत का पूरी तरह से कायम हो जाना। ये सिर्फ हिस्ट्री की तारीखें नहीं हैं, ये वो हकीकतें थीं जिन्होंने गालिब के वजूद को, उनकी सोच को गढ़ा था। और यहीं पर हमें गालिब की 2 बिल्कुल अलग-अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक तरफ उनकी शायरी है जिसमें कायनात, खुदा और जिंदगी के बड़े-बड़े सवाल हैं, लेकिन दूसरी तरफ है उनके खत। और उनके खत वो 1857 की दिल्ली की तबाही का एक कच्चा, अनफिल्टर्ड दस्तावेज हैं। सच कहूं तो इतिहासकारों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। उनकी शायरी में शायद 1857 की तबाही का जिक्र सीधे सीधे कम मिलेगा, लेकिन उनके खतों में
अरे हर लफ्ज से उस दौर का दर्द और खौफ टपकता है। जब कोई उन्हें पढ़ता है तो वो उस बेबसी को महसूस कर पाता है जो गालिब ने और उस दौर की पूरी दिल्ली ने झेली थी। तो एक शायर, एक जुआरी, एक कर्जदार, एक फलसफी और एक तबाह होती दिल्ली का गवाह, ये सारी तस्वीरें मिलकर गालिब की उस विरासत के बारे में आखिर क्या बताती हैं जो आज भी जिंदा है। एक बहुत बड़े क्रिटिक हुए रशीद अहमद सिद्दीकी। उन्होंने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुगलिया सल्तनत में हिंदुस्तान को 3 सबसे कीमती तोहफे दिए हैं। एक, ताजमहल, दूसरा उर्दू ज़बान और तीसरा मिर्ज़ा गालिब। ये जो कंपैरिजन है ना, ये गालिब को सिर्फ एक शायर के दायरे से निकालकर एक नेशनल ट्रेजर, एक कल्चरल आइकॉन बना देता है। तो फिर आखिर में सवाल ये है कि गालिब से हमें सीखने को क्या मिलता है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जीनियस जो होता है ना, वो हमेशा परफेक्ट नहीं होता। वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिखरा हुआ होता है, वो आसमानी भी होता है और उतना ही ज़मीनी और हम जैसा इंसानी भी। गालिब की महानता सिर्फ उनकी शायरी में नहीं, बल्कि उनकी शायरी और उनके संघर्षों के जोड़ में है। और शायद इसीलिए वो आज भी हमें इतने अपने से लगते हैं। और हम आपको उनके इसी गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये शेर वजूद, खुदा और इंसान के रिश्ते पर आज भी उतना ही रेलेवेंट है। गालिब की विरासत कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक खुली हुई बातचीत है, अ कॉन्वर्सेशन, जिसमें शामिल होने के लिए वो हमें हमेशा बुलाते रहेंगे। और शायद उन्हें समझने की ये जो कोशिश है ना, यही उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है।